बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में बिकॉज एक हंगामा खेजी हमने देखी पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह से चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, कमिश्नर रावलपिंडी, जिस तरह मैदान में आए और आज उन्होंने धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना था कि 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया। प्रिजाइडिंग अफसरान मेरे सामने रो रहे थे और उन्होंने कहा कि ये ज़मीर का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही। आज सुबह वो खुदकुशी करने लगे थे, लेकिन आज उन्होंने सोचा ये तमाम चीजें अवाम के सामने रखें। उन्होंने जो बातें की आपको जरा सुनवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इलेक्शन में गलत काम है। रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने उनको सुना और बारहा वो बार बार यही फरमा रहे थे कि इस सारे तनाज़े के दौरान जो दो मेन फरीक हैं, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा तमाम तर ये धांधली में मुलविस हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, बड़ी गवाही एक तरह से अगर कह देते हैं, मोतबर किस्म का दावा वो कर बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब ये बातें आज पूछी गई, कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि डायरेक्टली आपकी ज़ात को फोकस किया है, तो वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस सारे तमाम तर सीन में आपने देखा पंजाब के जो वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा इनकी जहनी हालत ख़राब है, वो खुदकुशी करने लगे हैं, वो साइको हैं। इसलिए हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सुनी है, वो बार बार यही फरमा रहे हैं। नून लीग वाले मरियम औरंगजेब हो गई, राना सनाउल्लाह हो गए, तलाल चौधरी हो गए, वो ये कहते हैं कि जहनी हालत ठीक नहीं। 10 दिन बाद इनको क्यों इनका ज़मीर जागा, उस दिन वो क्यों नहीं बोले, और उनका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं था। पंजाब के वजीर इत्तलात क्या कहते हैं आपको सुनवा की बात कर रहा है, वो कोई साइकोपैथ हो सकता है, ये किसी जुनूनी की गुफ्तगू है। ये 13 मार्च को इनकी रिटायरमेंट है, 13 मार्च को। ये जो बंदा कह रहा है कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मैंने आज भी खुदकुशी करने की कोशिश की। सबसे पहले तहकीकात तो ये होंगी कि इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, या ये क्या कोई मखबूतुल आवास इंसान है जो कमिश्नर के ओहदे पे बैठा हुआ था। जी नाज़रीन, आपने सुना इनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर पहले ही कल से हमने देखा तमाम तर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, JJIF कह लें, जमात इस्लामी कह लें, GDA का प्लेटफॉर्म कह लें, सब ने एहतजाज की कॉल दी और भरपूर तरीके से एहतजाज किया। आज भी दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर रहे। मुल्क में एक हिजानी कैफियत है, एक एजिटेशन की सूरत हाल है और लगता है कि एक आईनी बहरान भी पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है। तमाम तर मामलात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि इस हवाले से कोई अज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा। जो पिटिशन ऑलरेडी सबमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी पर इसका जायजा लिया जाएगा और शायद उनको वहां कॉल भी किया जा सकता है। मामलात खास से जैसे हम जिक्र करें गंभीर नौयत के हो गए हैं। मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब का एक वो शॉट याद है 2020 में, जो उन्होंने असेंबली में पार्लियामेंट खड़े होकर कहा, वही सिचुएशन आज पाकिस्तान की सियासी हालत पर बर वक्त बड़ी जबरदस्त साबित हो रही है। आपको सुनवाते हैं। आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघारता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना साद रफीक साहब क्या फरमा रहे थे। और ये मुल्क की तारीख में ये सियासी इंजीनियरिंग हमेशा होती रहती है। इंतखाबी धांधली के दावे, बातें और ये इस तरह के मफरूज़े हम सुनते रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये 16वां इलेक्शन है और इसे भी मुतनाज़ा बना दिया गया। 1970 में क्या हुआ था, इंतखाबी धांधली हुई, मैंडेट मिला, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और मुल्क के हालात कहाँ जा पहुंचे। क्या पाकिस्तान आज उसी दोराहे पे खड़ा है
है और बहुत सारी बातें इस वक्त की जा रही हैं। लगता कुछ ऐसे है कि जैसे साद रफीक साहब फरमा रहे थे कि शेरवानियां पहनने वाले मौजूद होंगे, शेरवानियां तैयार होंगी, लेकिन उनको पहनाया नहीं किसी को जा सकेगा। वजारतें ले के फिरा जाएगा, लेकिन वजारतों को कोई कबूल नहीं करेगा। अब कुछ ऐसा ही फार्मूला आ रहा है पावर शेयरिंग का। हमने देखा मरकज में कोई हमें हुकूमत बनती इस तरह से दिखाई नहीं दे रही। नून लीग भी यही फैसला कर रही है कि शायद उनको इक्तदार नहीं लेना चाहिए। किसी का जो बैगेज है, किसी का जो टोकरा है, वो अपने सर पे अगर सजा लेंगे तो उनके लिए भी मामलात खासे गंभीर हो जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि साडा हक एथे रख, और अब तो बड़े बड़े स्लोगन्स भी इस इलेक्शन के बाद सामने आ गए। तो क्या अब यही देखा जाएगा मामलात जो आईनी बहरान पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है, ये मामलात क्या मजीद आगे जाएंगे? मरियम औरंगजेब तो आज खासे गुस्से में हमें दिखाई दी। उन्होंने तो एक बाकायदा तकरीर कर दी, इमरान खान साहब को फितना करार दिया। अगर हमारे पास वो शॉट है तो हम शायद चलवा भी सकते हैं, जिसमें वो ये कह रही है कि उनका सर कलम कर देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं, आगे चलते हैं। 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था। नाज़रीन, आपने सुना, अब तो यहाँ सर कलम करने की बातें हो रही हैं। तो क्या वाकई बादशाहत में कोई उनके सामने सर उठा ले तो वाकई आप उसका सर कलम कर देते हैं? ये कौन से सियासतदान हैं और ये किस तरह की जुबान उनकी जानिब से इस्तेमाल की जा रही है? क्या अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे, 29 फरवरी को जो इजलास होना है असम्बली का, पार्लियामान के अंदर सब लोगों ने जाके ओथ लेना है और उससे पहले ही ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को मजीद आगे कैसे ले जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी हमने सुना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अब तो गूगल भी परेशान हो गया कि असल रिजल्ट कौन सा है, 45 वाला या वो 47 वाला। तो निज़ाम लगता कुछ ऐसे है कि शायद इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुका है। मामलात को कौन सुधारेगा, फैसला साज किधर गए, जो तखमीने लगाए गए थे, जो बातें की गई थी कि शायद मामलात बेहतर हो जाएंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज जो कहा हम आपको सुनवाते हैं। परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। जी नाज़रीन, ये तो आज दिन भर के मामलात हैं जो हम देख रहे हैं, सब सियासतदान भी बोल रहे हैं। इस सारे सीन में मियां नवाज शरीफ साहब खासे खामोश हैं, गायब भी हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक तरह से प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। क्या वो वाकई ही फाइनल और हतमी उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है कुछ हलकों में उनके नाम पे भी रिजर्वेशन मौजूद है। तो नून लीग ने तैयारी तो कर ली है पंजाब के हवाले से, लेकिन मरकज़ में ऐसी तैयारी हमें दिखाई नहीं दे रही। और अगर मरकज़ में हुकूमत नहीं बनती तो क्या कौमी हुकूमत का जो एक फार्मूला हम 2 साल से सुन रहे थे, बहुत सालों से सुनते थे कि ऐसी कोई कौमी हुकूमत आएगी, कोई मखलूत हुकूमत आएगी, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी, क्योंकि मार्च में पाकिस्तान ने जाना है आगे, जिसमें IMF के पास नया प्रोग्राम होगा। जो भी नई हुकूमत आएगी वो इसको ये प्रोग्राम जाना पड़ेगा, और जून में बजट भी हैं। तो ये मामलात हम देख रहे हैं। अब किसको इस चीज़ों को बेहतर तरीके से सुधारना होगा? हम सारे लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं, परेशान भी हैं, और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भौचाल आ गया पाकिस्तान की सियासत में, वो भी आपके सामने है। एक अहम मामला, एक अहम नुक्ता के बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोश है, वो कह रहे हैं जी हमारा कोई लेना देना नहीं। और अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, चीफ जस्टिस साहब ने भी एक पिटिशन देखी है, उसको कोर्ट में लगा भी लिया है। अब देखते हैं कि वहाँ मामलात कैसे आगे जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद जुबैरी साहब, मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। ये जो आपने सुना होगा कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नून लीग तो सरासर इस पे एक तरह से डायरेक्टली अटैक करने आ गए। उन्होंने कहा जी इनकी कोई सियासी एफिलिएशन है, कोई सियासी ताल्लुक है। 10 दिन खामोश रहे, उस वक्त उनको याद नहीं आई, जहनी हालत ठीक नहीं। तो क्या इन बातों से ये मामला दब जाएगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिरी बात, नून लीग ने तो ये कहना ही है, क्योंकि उन्हीं लोगों के उनको फायदा पहुंचाया गया है, उनको फायदा पहुंचाया गया है। और तो जाहिर बात वो तो ये कहेंगे कि सारी सीटें लाहौर की और फिर कराची के अंदर भी बड़ा सीरियस मामला है। देखिए, जब मैं था सुप्रीम कोर्ट बार का सदर, हमारी एक डिमांड रही कि इस इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर
साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए। फिर 90 दिन के अलग जो कानून के जो है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाता, उसमें भी नहीं कराए, झगड़ा करते रहे सदर से, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और वहां फिर चीफ जस्टिस साहब ने अपना हुक्मनामा साल के ये पत्थर की लकीर है। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर शुरू से ही आप जानते हैं, तो हमारी तो डिमांड रही है सुप्रीम कोर्ट बार की उस जमाने में आर्टिकल 6 को इन्वोक होना चाहिए, जो आइन को इस तरह से बेदर्दी से इस मुल्क में तोड़ा गया है। और अब ये बातें खुल के आ रही है। मैं आपको बताऊं, कराची के मैं देखा कि हमारे अपने हल्के में ये सारे रात को रोक दिए गए और शाम तक रिजल्ट आ रहे हैं कराची के, उसके सारे जो जिनको जीतना चाहिए था वो हार गए सारे। ये तो कराची का अब आज ये बड़े इंकशाफ इन्होंने किया है। अब सब जाहिर बात पे अटैक करेंगे, जाहिर बात जो इस बेईमानी से जो हुई है, जो इलेक्शन कमिश्नर था ये और ये जो कमिश्नर है इन्होंने भी करवाई है, उसका हिस्सा है, उसका है कि मुझे तो फांसी दी जाए। तो फिर देखिए ना, तो इनका अगर ये बात करें, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से जो लोग जीते हुए थे पिंडी डिवीजन में उनको हराया गया। ये पूरे पाकिस्तान से ये खबरें आई हैं। आप देखिए कि लाहौर के अंदर क्या हुआ, सलमान हमारे भाई है, छोटे है, उसको किसी तरह से अरेस्ट किया गया। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं जीता हुआ था, मुझे हरा दिया गया। अब गेम क्या है सारा इनका, इलेक्शन सारी पटिशनें इलेक्शन कमीशन के पास कर ली, उसकी इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जी हम नहीं सुनेंगे। इस वक्त जुडिशरी को राइज करना चाहिए था ओकेजन में कि इस मुल्क में धांधली वाला इलेक्शन हुआ है, जिसमें जो पार्टी जीतती है, जो भी जीते, उसको लोगों का मैंडेट उसको मिला है, उसको होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप इलेक्शन कमीशन पे जाइए। इलेक्शन कमीशन अब देखें क्या करता है, जो खुद एक टेंटेड इलेक्शन कमीशन है, जो अब आज इसी बात से साफ जाहिर हो गया, जो आज उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने, या और लोग जो शुरू से बातें कर रहे हैं। अब सारा गेम ये है कि ये जो केसेस हैं, ये सारे वो ट्राइब्यूनल्स बन जाएंगे, उसके अंदर चले जाएं, जहाँ एविडेंस होगी, वो 5-5 साल तक अगले इलेक्शन तक केस ही चलते रहेंगे। और जो एक धांधली से जो लोग आए हैं उनकी गवर्नमेंट बना के हुकूमत करेंगे। तो ये इस मुल्क का नहीं, ये मैंडेट की चोरी है। अवाम ने बोल दिया, जिसने अवाम ने जिसको मुंतखब किया उसका हक है हुकूमत बनाने का, और जिन लोगों को चीजें दी गई हैं उनका हक नहीं बनता। और ये कमिश्नर साहब की उसमें होना चाहिए। अब कमिश्नर साहब ने इल्जाम तो लगाया, तो उसका सबूत भी दें वो। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस यही कह रहे हैं सर, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इल्जाम लगाया तो सबूत दें। आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कादिर मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन से। कादिर मंदोखेल साहब, आप भी एक वकील हैं और आप सारे मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं और जानते हैं। जैसे जुबैर साहब भी फरमा रहे थे, अब तो लग रहा है एक आईनी बहरान आ गया। धांधली ज़्यादा मैंडेट है, शेरवानियां तैयार है, कोई पहनने के लिए नहीं बंदा मिल रहा, वजारतें नहीं मिल रही। तो ये मामलात आपको लग रहा है ये सही डगर पे चलेंगे, और या कोई इलेक्शन को कलअदम करार देने की बातें भी इस वक्त हम सुन रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल बिल्कुल ही नेगेटिव था। इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बस की बात नहीं है जो इलेक्शन कराना। क्योंकि मैं अगर अपने हल्के की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला एक कैंडिडेट एमक्यूएम का मुस्तफा कमाल साहब कहता था कि भाई मैं जीता हूँ। हमने बार बार यकीन दिलानी ये लेटर लिखा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि आज 259 अफराद जिंदा जलाए गया माजी में बल्दिया फैक्ट्री के नाम से, और 33 हमारे जाले शहीद किए गया, मगर कोई नहीं। और उसके बाद इस वक्त भी मेरे पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर पतंग के स्टैंप के ऊपर लगे हुए, और मैंने 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया। तो आप मुझे बता दो कि 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इस वक्त भी मेरे पास है। तो आप सोचो कि कितना तादाद में डाले गए और किस तरह एक लाकामियत तफरी थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि कमिश्नर के जहाँ तक आपका सवाल है कि उस हवाले से यकीनन उसको एक नई मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहिए कि 8 तारीख से लेके वो आज तक खामोश क्यों था। अगर वो उसने कुछ बोल दिया है तो वो बिल्कुल बात तो अभी जुबैरी साहब की भी सही है कि सबूत के साथ देना चाहिए, क्योंकि यकीनन कमिश्नर एक डिवीजन का सरबराह होता है। तो आरओ लगाए गए, तो आरओ लगाने के लिए उसके ऊपर क्या दबाव था, क्या शवाहिद है, क्या सबूत है, ये सारी चीजें उसको बताना है। और फिर उसको ये इंकशाफ कि मुझे चौक पे फांसी दी जाए, ये आखिर किस कुर्बानी के तहत वो कर रहा है। क्या ये माजी में जो बशीर मेमन साहब की तरह तो नहीं है जिसने कुर्बानियों के एवज में जाके वो सिंध की सदारत ले ली है। तो ये सारे एंगल से देखना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा इंकशाफ और 22 ग्रेड का ऑफिसर अगर इस तरह बयान कर रहा है,
तो मैं समझ रहा हूँ कि उसकी इंक्वायरी होना चाहिए ताकि ये आवाम के सामने फैक्ट आ जाए बिल्कुल कि आखिर इसने ऐसा बयान क्यों दिया, किसके फायदे में दिया, किसके नुकसान में दिया। लेकिन बात तो वो एक तरह से हकीकत बयान कर रहे हैं। जुबैरी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम लोगों ने सारा इस इलेक्शन को विटनेस किया, रात में रिजल्ट्स आते रहे, 70,000 50,000 की लीड से पीटीआई के कैंडिडेट्स आ गए थे, हम खुल के बात कर रहे हैं इस हवाले से। तो अब आपको क्या लगता है, और सुबह जब रिजल्ट आए तो नून लीग को भरपूर कोशिश से जितवाया गया, और जो एक उनका ताल्लुक सियासी बताया जा रहा है, अभी जो खबरें आ रही है उनका ज्यादातर सियासी ताल्लुक, सियासी झुकाव पीएमएल-एन की जानिब है, शहबाज शरीफ से ताल्लुकात है, शरीफ फैमिली से ताल्लुकात है, और जो इस तरह उनके जमात के लोग हैं उनके साथ भी ताल्लुकात है। तो आप फिर क्या देख रहे हैं, क्या वाकई उनका ज़मीर जागा इस हवाले से? जमीन उनका जाग है, जमीन तो किसी वक्त भी जाग सकता है। पहले तो उन्होंने धांधली में शामिल रहे, खुद आज उन्होंने एडमिट किया कि धांधली। दूसरी बात है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं कि जी हमें जो इशू है उसके हिसाब से हम जीते हुए। वो फॉर्म 47 जो था, जो आरओ ने इशू किया, उस पर सारी धांधली कर दी और फिर उसको जल्दी जल्दी से कंसोलिडेशन भी किया विदाउट नोटिस लोगों को देके। और अब नोटिस जल्दी जल्दी से इलेक्शन कमीशन खुद केसेस सुन रहा है और कह रहा है कि स्टे दे रहा है कि जी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन ही उन लोगों की कामयाबी का नोटिफिकेशन इशू कर रहा है ताकि यहाँ मामला खत्म हो जाए और ट्राइब्यूनल में चला जाए मामला। देखिए, आपको याद होगा 1970 का इलेक्शन, उसमें जो मेजोरिटी पार्टी थी उसको वोट, उसको हुकूमत नहीं दी गई, पाकिस्तान टूट गया। 1977 के इलेक्शन में आप धांधली के बड़े इल्जाम लगे, आप देखिए उसके बाद मार्शल लॉ लग गया मुल्क में और 11 साल तक वो मार्शल लॉ रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप इतनी पटिशनें तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जितनी इस दफा में। कराची का मैंडेट चोरी किया गया है, पूरा कराची का मैंडेट, क्योंकि जो अभारा हल्का जो था 241 उसमें जीता कोई है लेकिन नोटिफिकेशन किसी और का हो गया। तो ये हमने तो खुद अपने इलेक्शन अपनी आंखों से देखा है कि कितनी सपोर्ट की एक कैंडिडेट की, उसको हरा दिया गया। इवन जिस आदमी को जिताया गया उससे आगे तो जमाती इस्लामी का कैंडिडेट था। तो ये सारी चीजें हुई हैं, इस पे आंखें बनी, ये तो पूरा इलेक्शन टेंटेड हो गया है। और इसके ऊपर कोई हुकूमत बनेगी फिर उसका जो हाल होगा, अल्लाह बचाता रखे इस मुल्क को। कि ये अब देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट को अब सोचना है, सोचना है कि अवाम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, या तो अवाम की बात माने या अपने इंटरेस्ट को देखते रहे, इस मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। जो हुकूमत जो आदमी जीता है उसको हुकूमत दी जाए, वो हुकूमत फॉर्म करे और इलेक्शन बैलेट बॉक्स के थ्रू उसको, अगर वो नहीं करता हुकूमत, तो अवाम का हक है तो उसको हटा दे। बिल्कुल, आप कोई लोग नहीं होते कि लोगों करे, बिल्कुल अवामी फैसला इलेक्शन है। और ये बड़ी धांधली हुई है लाहौर में, तो खास तौर पे हुई। जिन लोगों को जिताया गया है वो तो बिल्कुल ही नहीं जीते हुए हैं और ये सारा सिस्टम रोक दिया। 12 कानून कहता है कि 2 बजे तक रिजल्ट देने, वो नहीं दिए गए। फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि लॉ कहता है कि इनको इंटरनेट के थ्रू अपने रिजल्ट भेजते हैं आरओ को, वो नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें, इसका प्री पोल रिगिंग तो हुई है। और पीटीआई के साथ क्या हुआ आप देखें, उसका हर तरह से उस पर जबर हो रहा था उसके ऊपर। उसके कैंडिडेट्स नहीं कर सकते, यहाँ तक के कैंप्स नहीं लगा सके, ना कोई तकलीफ है, फिर भी अवाम ने वोट दिया। आप यही कहते थे ना, वो इतना गलत आदमी है, कैसे नंबर 804 और ये सारी चीजें। तो सर ये इब्तिदा तो सुप्रीम कोर्ट से ही हुई थी ना, हमने देखा नहीं है 5 अगस्त के बाद उसने मुल्क को बता दिया। बिल्कुल, ये सर इब्तिदा तो सुप्रीम कोर्ट से ही हुई थी। मैं बिल्कुल मंदुखेल साहब से भी ये जानना चाहूंगी, इब्तिदा तो सर सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। जब एक पार्टी से आप निशान छीन लें, जब आरओज और डीआरओज की बात करते हैं तो आप उनको ही मुंतखब करें जो इंतजामिया के ओहदेदारान है। उस वक्त बात हुई थी कि अदालती अमला हो, जुडिशल अमला हो, तो इब्तिदा तो वहां से हो गई थी। तो फिर ये चीजें तो सबके सामने और हमेशा से ये होती आई हैं। तो अभी अगर ये शोर मच रहा है तो क्या ये जायज ही है शोर? क्या आप मुझे बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो ये इलेक्शन होता क्या? सर पत्थर पे लकीर इलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद जो स्यापा पड़ गया इलेक्शन का, इसको कौन संभालेगा? देखिए आप यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जो जिम्मेदारी थी वो इलेक्शन कराने के साथ साथ शफाफ इलेक्शन भी था। यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं होती तो या सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या इलेक्शन होता? चलो इलेक्शन हो गया। अब इस हवाले से जो मैंने आपके सामने, जैसे अभी जुबैरी साहब ने भी कराची का NA 242 का जी आपकी सीट मुस्तफा कमाल साहब के 3,800 वोट थे और शो किए गए 71,000। अगर 25 से 30,000 वोट जो इस वक्त भी मेरे हाथ में, वो अगर डाल देते तो लाख से ऊपर जा रहा था। तो अब ये बताओ कि और इसकी निशानदेही मैं सिर्फ नहीं, एज ए कैंडिडेट मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब लेटर लिख रहे थे कि डीआरओ जो ना वो मिला हुआ है और यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान मिले हुए हैं, यहाँ सारा एक लाकानियत है, गुंडागर्दी है, माजी में कत्ल गारत हुए, खुदारा इसकी आप ताफुज कीजिए। कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ तक के
आरओ को चेंज करने का, डीआरओ को चेंज करने का लेटर पार्टी लेवल पे लिखा, कोई जवाब नहीं है, कोई सुनाई नहीं हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो आपके सामने है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हर केस को, मैं कल परसों देख रहा था कि एक शख्स ने कहा कि इलेक्शन सही नहीं हो, इसको दोबारा किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उसको फिक्स कर दिया है। तो ये मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बहुत सारे जो केसेस है जो 50-50 साल से चल रहा है वो आपको याद नहीं आते। एक एरा आ गया, उसने दरखास्त दी दी है, ये इलेक्शन सही नहीं है, दोबारा कराओ, तो आपने फौरन बेंच पे तश्कील दे दिया और सुनने के लिए भी तैयार तो हो गए। ये भी अलार्मिंग है, ये चीज भी मंदोखेल साहब अलार्मिंग है कि ऐसी 10,000 पिटीशंस आती हैं, डिसमिस हो जाती हैं। आपको पता है, आप वकील हैं, तो अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मामला तो मजीद आगे ही जाएगा। अब आपको लग रहा है फैसले अदालतों ने ही करने हैं सब। देखिए होना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि लाइव कवरेज चलेगा, हेडलाइन चलेगा और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये होगा कुछ नहीं है। मगर सिर्फ आवाम की तवज्जो उठाने के लिए जो अदालतों में मारे फिर रहे, जो जायदाद के चक्कर में, जो क्रिमिनल केसेस में, आप भी जुबेरी साहब अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारे मुल्क में जुडिशियल सिस्टम दुनिया में 139 नंबर पे 6 महीने पहले था, अब तो मेरे ख्याल में आखिरी नंबर टच कर गया होगा। तो ये सारी चीजें आपकी सही है, लेकिन क्या सब कुछ, मैं ये भी साथ कहूंगा, क्या ये सब कुछ चीफ जस्टिस ने करना है? क्या इलेक्शन कमीशन जो बनी हुई है, उनके मेंबरान है, चेयरमैन है, तो वो किस बात पे बैठे हुए हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुझे एक बात बता दूं कि मैंने वीडियो भेजी है इलेक्शन कमीशन को, सारे जो टप्पे एक खवातीन है, पूरा माजी में तो एमक्यूएम लगाती थी, पोलिंग स्टेशन में कब्जा करके उसमें लगते थे 2-4 घंटे। इस मर्तबा उन्होंने जदीद तरीका निकाला है, पहले से बने बनाए बैलेट बॉक्स लाया और खवातीन वीडियो है सोशल मीडिया पे, मेरे पेज पे आप देख सकती हो, बाकायदा खवातीन पूरा बैलेट बॉक्स टोसे जा रहे वोट। तो ये 71,000 3,800 से लेके 71,000 तक पहुंच गए। इसका कौन जवाब देगा? क्या इलेक्शन कमीशन की मैंने एफआईआर के लिए दरखास्त दी है, आरओ को दी है, डीआरओ को दी है, थाने में जमा कराया है कि बाबा ये सारी चीजें आपके सामने है, एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो खामोश तमाशाई बना है ना सारे। मुझे तो लग रहा है वो शायद एंजॉय कर रहे हैं, या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कोई कर पा रहा, या वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जुबैरी साहब, ये जो सारे मामलात आ गए, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब कहा जा रहा है जी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। कमिश्नर साहब अलग उठ के अपनी जो बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये एक आईनी बहरान है? बहरहाल ये एक आईनी बहरान तो पैदा हो गया, क्योंकि अब इस इलेक्शन के एक तो मैंडेट को संवारना है, या मैंडेट वापस दिलवाना है, या इसको चोरी डाका हो गया उसको वापस ये चीजें रिवर्स करनी है। तो ये कैसे हल होगा? देखिए, बिल्कुल ये 2022 से चल रहा है, अप्रैल से जब नो कॉन्फिडेंस से जो बातें शुरू हुई उससे उसी का ये तसलसल है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल इसमें कॉम्प्लिसिट है, वो इसमें शामिल है, जुर्म है। वो आराम से नहीं बैठा, वो उसने तो करवाया है ये सारा कुछ, ये जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है, क्योंकि एक फैसला हो गया एस्टेब्लिशमेंट का जिसका ये हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट को आप देखिए, यहाँ पहला जो सबसे बड़ा मरहला आया वो डीलिमिटेशन का था। वो लोगों ने कहा कि डीलिमिटेशन गलत की है चीफ इलेक्शन का, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी कि जी वो डीलिमिटेशन नहीं हो सकती। अब जो केसेस हमारे लोगों ने फाइल किए वो इलेक्शन के बाद देखे जाएंगे। नंबर 1 ये। फिर एक पार्टी से उसका सिंबल ले लेना कि उसने अपनी पार्टी इलेक्शन, सही हो सकता है वो सही फैसला हो कि जी उसने पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराया, लेकिन उससे सिंबल ले लेना ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो टूट जाए, या उनको रिजर्व सीट की इशू आ जाए। तो ये सारी चीजें इस इलेक्शन के पहले ही हो चुकी थी, फिर भी अवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया। और मंदोखेल साहब सही कह रहे हैं, ये उस हल्के के एमएनए थे और इन्होंने बड़ा काम कराया है वहाँ। तो ये देखिए ना, मतलब कि एक आदमी, मैंने खुद देखा वीडियो, एक आई कि उन्होंने जाके प्रोटेस्ट की और लोग इनकी बुराइयां करने लगे। लेकिन मैं इनको सपोर्ट करता हूँ कि मतलब अगर इस तरह की धांधली होगी तो आदमी क्या कहेगा, जबकि पुलिस और रेंजर सब तमाशाई बने खड़े हुए इनके हल्के पूरे पाकिस्तान में। अब सलमान को देख लीजिए, उनकी जो जोजा थी सलमान कब राजा की, उनकी वो एजेंट थी, उनको आरओ धक्के देके आरओ के ऑफिस से निकाल दिया गया जब कंसोलिडेशन वो कर रहा था वो बैठ के। तो इसका जवाब कौन देगा? ये इलेक्शन कमीशन का। इनको फौरन सस्पेंड करके आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन सब पे सर। तो लगेगा ये जो बड़ा मुतालबा है, बिल्कुल जुबैर साहब, ये आर्टिकल 6 वाला हमें वहां भेज दिया बड़ा मुतालबा है, ये लगेगा आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगेगा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? क्योंकि अभी तक खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के निजाम के साथ, इलेक्शन के साथ। मैं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बार में कितने उस वक्त स्टैंड लिया था, आज देखिए क्या हो रहा है, कहाँ है हमारी ये बार एसोसिएशन वगैरह। ये इस आदमी लेकिन देखिए वो डटाई के साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको एक सपोर्ट हासिल है उनकी एस्टेब्लिशमेंट की कि जी हमें से कराना है, हमने एक पार्टी को बाहर रखना है, उसके लीडर को आपने नहीं देखना।
उसके लीडर को बंद करके आपने रखना है, ठीक, जिसका आप नाम भी नहीं ले सकती, वो बानी कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना, ये हाल कर दिया। फिर भी अवाम ने बोला, आप देखिए, जबर जुल्म की हुकूमत चल सकती है, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। यह तो अली का कॉल है। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, अब जितना जबर हमने अपने स्टेट में, हमने अपनी जिंदगी में अब देखा नहीं, औरतों को बंद किया हुआ ऐसा कुछ। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप उनको आज प्रोटेस्ट करने जाते हैं, जो आइन हासिल देता आप उठा लेते हैं। सीनियर वकील है सलमान अकरम राजा, धक्के देके उसको लेके जा रहे हैं आप। बिल्कुल, ये देखेंगे इस तरह से ये हो रहा है, किस तरह की बेज़ाब्तियां बिल्कुल इसी तरह हो रहा है हमारे मुआशरे में। और बड़ी एक तल्ख हकीकत है। मंदोखेल साहब, जो आपका हल्का था 242 मुस्तफ़ा कमाल, वहां से जो जीते हैं, तो ये बड़ी, वहां भी बेज़ाब्तियां आई, धांधली की रिपोर्ट्स आई। अभी आपने कहा 25,000 आपके पास मौजूद हैं जो ठप्पे पतंग पे वहां लगाए गए। तो ये इस सिनेरियो में पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? कोई खिलाफ है उनकी कार्रवाई, उनकी सर के नीचे, उनकी नाक के नीचे ये इस तरह की धांधली ज़्यादा इलेक्शन तो हमारे सामने आए हैं। देखिए, मैं तो पार्टी का तर्जुमान नहीं, गद्दा सा रुकन हूँ। मैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को आईना दिखा रहा हूँ कि ये 25 से 30 हजार स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर पतंग पे, ये मेरे हाथ में है। मुझे एक ऑफिसर ने कहा कि ये गैर कानूनी है जो आपके हाथ में ये बैलेट पेपर है। तो मैंने कहा जनाब, ये तो वो मिसाल हुआ, एक घर में डकैत घुस गए, डकैती कर लिए, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जाके डकैत ने बोला कि ये तो प्राइवेसी के खिलाफ मेरी वीडियो क्यों बन गई है। तो जब 25 से 30 हजार मेरे हाथ में है और मैं FIR के लिए दरखास्त दी है, वीडियो मौजूद है जो ठोसे जा रहा है बैलेट बॉक्स में, उसकी कौन सवाल कौन पूछेगा? मैंने 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन में दिखाया, वहां पे मीडिया इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया के सामने थैले भर के दिखाया। तो है कोई पूछने वाला? मैं तो ये सवाल आपसे कर रहा हूँ और अभी ज़ुफेरी साहब से कर रहा हूँ और आपके देखने वाले से कर रहा हूँ, है कोई पूछने वाला इस मुल्क में? कोई नहीं है सर, पूछने वाला क्या। अभी जो चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल किया कि उन्होंने, वो तो खैर वो कहते हैं उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, लेकिन आज उन्होंने जल्दी टीवी देख लिया और उन्होंने बताया कि कमिश्नर ने जो इल्जामात लगाए हैं, उन्होंने कहा सबूत नहीं दिए तो हम इस पर अभी कोई खुद नोटिस नहीं लेंगे। ये तो हाल है हमारे मुल्क का जुडिशल जो मामलात हैं। ज़ुबैर साहब, ये जो अब सूरत हाल पैदा हो गई है, सियासी जमातें हैं वो कंफ्यूज हैं। कभी कहा जाता है कि नून लीग मरकज़ में हुकूमत बनाएगी, फिर ये फैसला हो रहा है कि जी हम नहीं आएंगे कि मरकज़ में हुकूमत बनाने, PTI नहीं बना सकती, पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती। तो इसका कोई सलूशन होगा क्या, या बिलाखिर सियासतदानों को एक टेबल पे बैठना होगा, कोई सलूशन इसका निकालना होगा? नहीं, देखिए ना, अगर आइन के तहत जो अगर एक पार्टी नहीं बना सकती, लार्जेस्ट पार्टी तो इंडिपेंडेंट है, उनको ऑफर करना चाहिए पहले हुकूमत बनाने के लिए। आर्टिकल 91 क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरे से कहा जाए, तीसरे से कहा जाए, और जो मेजोरिटी ले ले प्राइम में, अपने पहले स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, उसके बाद वजीर आजम का होता है इलेक्शन हाउस के अंदर, तो नेशनल असेंबली में। तो फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर उसका तरीका यही होता है कि फिर दोबारा इलेक्शन होगा। मेजोरिटी वही होता है कि मेजोरिटी लें उसके अंदर जाके। लेकिन पॉइंट इज दैट कि देखिए, अगर इस इलेक्शन के कमीशन के अंदर फिर साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। देखिए, अब ये हमारी कौम उठ गई है। ये वो जमाना नहीं है कि आप जो रिजल्ट दे दिए। बलूचिस्तान में आप देख लीजिए, वहाँ सीरियस सवाल उठ रहे हैं, वहाँ इतनी प्रोटेस्ट हो रही है। कल एक यहाँ जाम शोरों पे GDA वालों ने कितना बड़ा जलसा किया है। तो ये देखिए ना, ये सारी चीजें, पार्टीज कंफ्यूज नहीं है। ये जो कह रही है धांधली हुई है इलेक्शन में। और देखिए, ये वही बात है जो 1977 में, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, 1977 में लोगों ने कहा कि जी वो इलेक्शन में धांधली हो गई, और जब वो नहीं मानी गई बात तो फिर मार्शल लॉ लग गया, हालात खराबी की जानिब गए। मतलब कि उससे मुल्क की क्या तबाही हुई, और फिर आप देखिए उसके जो गलत चीजें हुई हैं, उससे आज तक हम नहीं निकल सकते उस। बिल्कुल, और ये एक पाकिस्तान के लिए अलमिया है। और सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमें ज्वाइन करें जनाब अयाज लतीफ़, अब सरबराह हैं कौमी अवामी तहरीक के, और GDA ने जो कल एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ जाम शोरों पे हाईवे भी बंद हो गई, तमाम वहाँ सियासी जमातें सिंध की, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। तो उनसे भी पूछते हैं, जो ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, कोई मजहबी जमात है, कोई सियासी जमात है, लिसानी जमात है, सबको देख रहे हैं, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं, ये इलेक्शन रिग्ड था, धांधली ज़दा था। पलीजो साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। कल के जो जलसा हुआ, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बहुत बड़ा पोल खोल दिया कि किस तरह से हमने लोगों को हरवाया, तो ये जो सवालात उठे थे तो वो तो उन्होंने मोहर सब्त कर दी कि वाकई ये इलेक्शन रिग्ड था। असमा साहबा, सबसे पहले तो एक मशहूर जुमला है कि बिहाइंड एवरी फिक्शन देयर इज अ ट्रुथ। हर अफसाने के पीछे एक हकीकत होती है। तो कुछ लोग इसको अफसाना बनाने के चक्कर में हैं, रिगिंग को, धांधली को, मगर उस धांधली के पीछे अगर हकीकत न होती
तो पूरा पाकिस्तान यूं शोर शराबा न कर रहा होता। कुछ लोग करते, कुछ पार्टीज करती हैं, दूसरी खुश हो जाती हैं। आप खुद नवाज लीग की और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप में से बहुत से लोगों को सुन लें। खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि रैगिंग हुई है, हालांकि उनकी पार्टी पंजाब में जीती है। पीपुल्स पार्टी के बहुत सी लीडरशिप कह रही है कि जी गड़बड़ हुई है। तो यानी जिन पार्टीज को बना के दिया गया है मैंडेट, उनमें से भी कुछ सर्कल्स कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो यानी बाकी लोगों का अंदाजा लगा लें कि वो क्या समझ रहे होंगे। सिंध में ये आम तासर है असमा साहबा कि सिंध का इलेक्शन पीपुल्स पार्टी अपने ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स से बात कर रही है कि हमने 2 खरब रुपए में खरीदा है। यानी हमने 200 अरब रुपए में सिंध की तमाम नशिस्तें खरीदी हैं। और हमने ये कहा था कि देयर शुड बी नो इंडिविजुअल कंटेस्टिंग अगेंस्ट पीपीपी इन असेंबली। कोई शख्स नहीं होना चाहिए। यानी डिक्टेट जिस तरह किया जाता है उस तरह उन्होंने कहा कि हमें तमाम सीटें दे दी जाए। सिंध में कल जो धरना हुआ है, हमने जो लगाया है जीडीए ने, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में, उसमें लोगों का एक समंदर उबल पड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है और सब लोग, आपकी मीडिया ने कवर किया है, सब दिखा रहे हैं कि उसमें मोर देन 2 मिलियन पीपल थे, 20 लाख से ज्यादा लोग थे। और वो 10 घंटे पूरी शाहराओं को ब्लॉक करके पुरअमन तौर पर बैठे रहे। इन सब की कंसर्न क्या है? इनकी कंसर्न ये है, ये बात सिर्फ इक़्तिदार की नहीं है। अगर इक़्तिदार होता हम 2-3-4 साल इंतजार कर लेते, हमारा टर्न आ जाता। बात यह है कि 2008 से ये गुज़िश्ता 16 साल सिंध पर एक पार्टी को मुसल्लत किया गया है। पंजाब में आप पार्टीज चेंज करते रहते हैं, केपीके में चेंज होती हैं, बलूचिस्तान में चेंज होती हैं। सिंध में एक सिस्टम, जिसको ये सिस्टम कहते हैं, सिंध के इक़्तिदारी बडेरे सिस्टम को सिस्टम कहते हैं। वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, खरबों रुपए निकालते हैं। 22 अरब रुपए, 22,000 अरब रुपए सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि हमने खर्च किए। तो 22,000 अरब जो उन्होंने कमाए खर्च करने के बजाय, वो लगाए हैं उन्होंने मैनिपुलेशन पे, इलेक्शन खरीदने पर। और वो खरीद लेते हैं, उनके पास इतनी दौलत है कि अगर इन इन्वेस्टर्स को, सिंध के इन्वेस्टर्स को इजाजत दी जाए तो ये तो अमेरिका और बरतानिया के भी इलेक्शन खरीद सकते हैं, इनके पास इतने पैसे हैं। इसलिए बात ये नहीं है कि सिंध के लोग क्या कर रहे हैं, बात यह है कि पाकिस्तान का एक बराबरी वाला कंपोनेंट है सिंध, जो बानी है पाकिस्तान है। जिस सूबे ने, सिंध ने पाकिस्तान की करारदाद पेश की, उसको हमने एक रेल का आखिरी डब्बा और एक गुमनाम स्टेशन बनाया हुआ है कि जहां पर फैसला साजी की कोई गाड़ी नहीं रुकती, जिससे कोई मशावरत नहीं की जाती। समझ लिया जाता है कि पीपल्स पार्टी को राजी करना है और फिर पीपल्स पार्टी जो चाहे करे। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप जो ये बातें कह रहे हैं, मंदुखैल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 200 अरब रुपया सिंध का इलेक्शन जो है खरीदा गया है। यही बातें बलोचिस्तान के इंतखाबात के हवाले से महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं 70 अरब में बलोचिस्तान का इलेक्शन खरीदा गया। मंदुखैल साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? अगर पलूची साहब की बात सही है तो मेरे सीट जो है ना मुस्तफा कमाल को झोली में दे दिया। मेरे 42,000 वोट थे, उनके 3,800 थे। तो आप मुझे बताओ, पहली बात। दूसरी बात ये, जो ये मुस्तफा कमाल की जबान बोल रहे 22,000 अरब, तो 22,000 अरब टोटल सैलरी समेत बजट था सिंध का। क्या ये बता सकते हैं पंजाब का बजट कितना था, खैबर पख्तूनख्वा का कितना था, बलूचिस्तान का कितना था? और फिर मुस्तफा कमाल की जबान ये बोल रहे हैं उस 15-16 साल में आधे टेन्योर में तो एमक्यूएम शामिल थी। दूसरी बात, ये जो कल जीडीए का ये 20 लाख लोग बता रहे हैं, तो ये 20 लाख लोग जो है ना वो पीर पगाड़ा साहब के वो मुरीद थे और वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी की जाले। ये माजी में भी ये बात रही है, माजी में भी ये बात रही है कि सर पीर पगाड़ा का ओट भुट्टो का, ये सिंध के चप्पा चप्पा में किसी भी मुरीद से पूछो, वो कहते हैं ओट भुट्टो का, सर पीर पगाड़ा का। तो ये जो सर कल ये गिनवाए गए, तो ये सारे सरों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। और हमारे शर्जील मेमन साहब ने तो ऑफर किया है कि आ जाए, पीर पगाड़ा साहब खुद आ जाए, शर्जील मेमन के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, ये सारे 20 लाख लोगों को वहां ले जाए, वो सब के सब वोट देंगे पीपल्स पार्टी को। दूसरी बात ये कि ये जो एहतियात था ये पहले भी फ्लॉप हो चुका है और ये जमीयत भी उनके साथ शामिल थी। ये टूल प्लाजा के चारों तरफ लोग जमा करके और उसको आप 20 लाख नाम दे दे, तो ये जरा 20 लाख लोगों से पूछ लेते कि एक हफ्ता पहले आप उनको वोट क्यों नहीं दिया। अच्छा, अगर 20 लाख है तो ये सारे पीपल्स पार्टी के एक बुग़्ज़ है। पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में जो स्ट्रेंथ थी वो बीबी शहीद में उस ज्यादा हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब के में और ज्यादा हो गई। आज बिलावल साहब के दौर में हमारे सिंध असेंबली का जो वजीर आला 76 एमपीएफ रहता है, हमारा 125 तक पहुंच गया हमारे रिजर्व सीट समेत। तो आप मुझे बता दो कि ये अगर पीपल्स पार्टी
दांधली कर रही है, तो ये दिन ब दिन इनकी सीटें क्यों बढ़ रही है? सीटें क्यों बढ़ रही हैं? मैं ये पूछ लेती GDA वाले हूँ, मैं पूछ लेती हूँ पुलिजो साहब से। सर, वो जैसे फरमा रहे हैं कि दिन ब दिन अगर तरक्की हो रही है सिंध में, तो ये सीटें क्यों बढ़ रही हैं? और आप जो सारी जमातें इकट्ठी हो गई, क्या वो मजमा मुरीदैन का था या वाकई ही आम वर्कर था, जो कल हमने बहुत बड़ा मजमा देखा वहां पे? अस्मा, मंदोखेल साहब ने जो बातें की हैं वो खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। यानी क्या मंदोखेल साहब ये आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो साहब और बेनजीर साहबा के दौर से ज्यादा मकबूल है? भुट्टो साहब जो 70 की इलेक्शन के बाद जो कैदी आजाद करवा के आए थे, बेनजीर साहबा जो MRD की जदोजहद के बाद आई थी, उनसे ज्यादा जरदारी साहब और मंदोखेल साहब मकबूल हैं। ये खुद बता रहे हैं ना कि इस दौर में हमें ज्यादा सीट्स मिली हैं, तो ये इसी बात की कंफर्मेशन है कि उन्होंने मैनेज किया है। दूसरी बात कि ये भाई हमारे कह रहे हैं कि हमने बजट पंजाब का उन्होंने मिसाल दिया, या KPK में वहां तो कुछ ना कुछ काम नजर आता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन नजर आती है, यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं, कॉलेज नजर आते हैं, कुछ ना कुछ रोजगार के मौके नजर आते हैं। सिंध में तो आपको गटरों का पानी और बिलखते हुए बच्चे और भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं। अब तीसरी बात, उन्होंने कहा कि शर्जील साहब ने कहा है कि हमारे सामने कोई इलेक्शन लड़े, तो मैं आपके तवज्जुह से मैं चैलेंज कर रहा हूं पीपल्स पार्टी को सिंध भर में कि 2 काम ये करे और फिर हमसे इलेक्शन लड़ ले। एक, ये 6 माह के लिए जो भीख मंगवाने वाला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसकी जो पेमेंट है ये रोक दें। अलाउंस 6 माह के बाद भले इकट्ठा दे दें, 6 माह ये जो भीख देते हैं वो रोक दें। और बलूचिस्तान और KPK या पंजाब से DCs और पुलिस ऑफिसर्स बुलवाकर ROs उनको बुलवाएं बनाएं, और फिर सिंध के जिस हल्के में चाहें ये फकीर ये खादिम आपका उनसे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते के अफसरान दीगर सूबों से आए और ये भीख मांगने वाला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुअत्तल और इंतजामिया फ्री ये सारा खरीदते हैं इलेक्शन। चौथी बात अस्मा, चौथी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मुरीदों का इज्तिमा था, तो भाई अगर मुरीदों का इज्तिमा होता तो आपके 5-5, 10-10 वजीर कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बेचैन हो रहे हैं कि पीर पगारा असेंबली तोड़वाना चाह रहा है, पीर पगारा क्यों निकल आया है? आप एक मुरीदों के इज्तिमा पे खामोश हो जाते हैं। आप पे इतनी बेचैनी की लहर क्यों फैल गई है और इंटरनेशनल मीडिया को नजर नहीं आता, पाकिस्तानी मीडिया को आवाम नजर नहीं आती कि आवाम कहाँ से आया है, किसी एक इलाके से आया है, पूरे सिंध से आया है। और कल सिर्फ ये नहीं था कि जामशोरों के पास धरना था, कल एक और इलाका है कमू शहीद, वहां पे भी सिंध बंद था। और 20 तारीख को हम मोरो में सिंध बंद करने जा रहे हैं, तो क्या वहां भी मुरीद होंगे? और फिर हम सिंध असेंबली के बाहर धरना देंगे जिस दिन ये हल्फ उठाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, और असल शिकायत पीपल्स पार्टी से नहीं है, असल उन हल्कों से है जो तश्तरी में सजाकर 2008 से पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे रहे हैं, ताकि पंजाब में PTI और PMLN का जो झगड़ा है या जो उनका मुकाबला है उसमें पीपल्स पार्टी से सहूलतकारी ली जाए। पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट करती है कि 2018 में किसको इक़्तिदार में लाना है, 2024 में किसको लाना है, उसके एवज़े में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया जाता है। बिल्कुल सर, मैं मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आखिरी 1-2 मिनट है जी। मंदोखेल साहब, सर आप जवाब देना चाहेंगे? जाहिर बात है पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है, तो वो बार बार यही शिकायत कर रहे हैं कि बाकी सूबों में मंजरनामा बदलता रहता है, सिंध में ऐसा क्यों नहीं होता? आप मुझे एक बात बताओ, बेनजीर इनकम सपोर्ट को जो ये भीख कहते हैं, मैं तो बेनजीर वसीला प्रोग्राम कहूंगा, और उन माओं को पैसे मिल रहे जो आज 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ मेरे हल्के में 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में हमने कराया, 10 सेंटर काम कर रहे हैं। अगर ये इसको भीख कहता है तो मैं समझ लो कि ये गरीबों के जख्मों पे नमकपाशी है। चलो आप हमारे वसीला प्रोग्राम को जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, आपने क्या दिए सिंध को? और फिर अगर आप बात कर रहे हो पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है, दिल के अस्पताल का सिंध के 10 जिलों में एशिया की बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट गंबड़ खैरपुर में दुनिया का बेहतरीन है, जो अमेरिका से भी लोग आए इलाज करने के लिए। यहाँ कराची में बेनजीर ट्रॉमा सेंटर 15 मंजिल काम कर रहे हैं, जो एशिया का बेहतरीन है। आप पाकिस्तान के किसी और शहर, किसी और सूबे में ये बता सकते हैं? और फिर यूनिवर्सिटियों के जाल बिछाया है। मैंने अपने इलाके में यूनिवर्सिटी मंजूर कराया है। इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं कि बेहतरीन है, लेकिन दूसरी जानिब से एलिगेशंस आ रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने भी धांधली की है या आपको ये इंतखाबात खरीद के दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप पलीजो साहब को बता दें कि माजी में आपके पार्टी ने कितने काउंसलर जीते हैं। जो पार्टी काउंसलर जीतने के काबिल नहीं हो, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा के, और फिर मैं कहता हूँ मुरीदों को जमा करके सफेद
ठीक आखिरी मुरीदों से सवाल कर रहे सही। कि आपकी 20 लाख वोट किधर गए, ये तो आपकी मुरीद 30 सेकंड है पलीजो साहब हमें कहूंगा मुरीदों का ये कहना है सर पीर पगाड़ा का ओट भुट्टो का कोट भुट्टो का। जी सर वेरी क्विकली मेरे पास 30 सेकंड है, जरा जवाब दीजिएगा इस हवाले से। देखिए अस्मा, बात सिंध की या इक़्तिदार की नहीं है, बात पाकिस्तान को बचाने की है। एक गाड़ी में अगर एक पहिया आप बर्स्ट और पंचर करके बाकी 3 पहियों पे गाड़ी चलाना चाहेंगे, नहीं चलेगी। इसलिए जो एला हल्के और जो अदालती निजाम और जो पार्लियामान और सब मिलकर इस्लामाबाद जो जिस तरह चाह रहा है कि सिंध को हम लंगड़ा लूला रखकर बाकी 3 पहियों से तेजी से पाकिस्तान चलाएंगे, नहीं चलेगा। सिंध में लूट मार और खरीदो फरोख्त रोकी नहीं गई, करप्शन नहीं रोकी गई, उसके नतायज हम सबको भुगतना होगा और ये खतरनाक होगा शायद सर पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ पलीजो साहब, बंदो खान साहब मौजूद थे। वक्त की कमी, हमें जरा क्लोजिंग पे जाना है, बुलेटिन का वक्त हुआ है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।